हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉन टिप्स पे। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस में फर्स्ट चॉइस ड्रग है, चीपेस्ट ड्रग है, सस्ती ड्रग है और किफ़ायती ड्रग है जो आपके ब्लड शुगर को सही मात्रा में रखती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब कि शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन शरीर इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसमें मेटफॉर्मिन का कोई रोल नहीं है। बात यह है कि मेटफॉर्मिन इतनी चहेती दवाई क्यों है? क्योंकि डायबिटीज़ के शुरुआती ट्रीटमेंट में डाइट और एक्सरसाइज के साथ मेटफॉर्मिन बहुत अच्छा काम करती है। मेटफॉर्मिन में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का लेवल बहुत कम हो जाने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। मेटफॉर्मिन शुगर की दूसरी दवाइयों के साथ भी अच्छे तरीके से काम करती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती है। मेटफॉर्मिन की वजह से वेट भी रिड्यूस होता है, कम वज़न भी कम होता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ज़्यादा अच्छी बात होती है। और मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के मरीजों में लिपिड प्रोफाइल जो डायबिटीज़ के मरीजों में डिरेंज हो जाता है उसको भी स्टेबल करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के मरीजों में काम कैसे करती है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के मरीजों में 3 तरीके से काम करती है। मैं मेटफॉर्मिन को मीडिएटर दवाई कहता हूँ, समझौता करवाने वाली दवाई कहता हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन और शरीर की आपस में बनती सही से नहीं है। इंसुलिन बनता है लेकिन शरीर जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मेटफॉर्मिन उन दोनों का समझौता करवा देता है। शरीर की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी इंसुलिन के प्रति बढ़ा देता है और जिस वजह से खून के अंदर जितनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसके लेवल को कम कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि ये लीवर के पास जाके कहता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज मत बनाइए, और जब लीवर ज़रूरत से ग्लूकोज बनाना बंद कर देता है तो ग्लूकोज का लेवल भी ब्लड में कम हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि जो हम खाना खाते हैं, मेटफॉर्मिन हमारे इंटेस्टाइन को जाके बोलता है कि आप जो खाना आपके पास आ रहा है उसके अंदर से ग्लूकोज कम से कम अवशोषित करो ताकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे। तो ये 3 तरीके से मेटफॉर्मिन काम करती है। मेटफॉर्मिन मेनली ऑरल टैबलेट के रूप में आती है जो 2 तरीके से होती है, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है स्लो रिलीज। स्टैंडर्ड जो है शरीर में जाते ही क्विकली रिलीज होती है और अपना काम करना शुरू कर देती है और इसी वजह से इसकी ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है, सुबह दोपहर और शाम तक को भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन जो स्लो रिलीज होती है वो धीरे धीरे करके रिलीज होती है, इसलिए उसकी डोज जो है उसकी जो संख्या है सुबह दोपहर और शाम की बजाय उसको कम रखा जा सकता है। दशकों से मेटफॉर्मिन इस्तेमाल की जा रही है और ये काफ़ी सेफ दवाई है। एक दिन में 2 ग्राम तक मेटफॉर्मिन ली जा सकती है। इसकी टैबलेट 500 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम तक की कंपोजिशन में आती है। मेटफॉर्मिन को पानी के साथ निगलना है, चबाना बिल्कुल नहीं है। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये होती है डायबिटीज़ के मरीजों में, दवाई को हर रोज़ फिक्स टाइम पे लेना चाहिए ताकि ग्लूकोज के लेवल को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। शुरुआत में मेटफॉर्मिन आपके स्टमक अपसेट कर सकती है, पेट में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, बीमार जैसी फीलिंग लग सकती है, लेकिन अगर इसकी लो डोज से शुरुआत की जाए तो इसके लक्षण आराम से कंट्रोल भी हो जाते हैं। जैसे कि पहले हफ्ते में 500 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह का नाश्ता करने के बाद, अगले हफ्ते में सुबह का नाश्ता करने के बाद 1 टैबलेट और डिनर के टाइम पे 500 मिलीग्राम की दूसरी टैबलेट, तीसरे हफ्ते में 500 मिलीग्राम की टैबलेट नाश्ते में, 500 मिलीग्राम की टैबलेट लंच में और 500 मिलीग्राम की टैबलेट डिनर में। तो इस तरह से धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे तो आपका शुगर का लेवल भी सही कंट्रोल होगा और उसके बाद में आपको ये लक्षण भी महसूस नहीं होंगे। जो स्लो रिलीज मेटफॉर्मिन होती है उसमें ये साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। अच्छी बात यह है कि मेटफॉर्मिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट सभी मरीजों में नहीं होते और दूसरा जिनमें होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद में अपने आप ठीक भी होते हैं। लक्षण 2 तरह से होते हैं, ज़्यादातर कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं और दूसरे जो बहुत कम होते हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। आमतौर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, गैस बनना, ब्लॉटिंग होना, कुछ मरीजों में कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, मेटालिक टेस्ट, मुंह का टेस्ट खराब हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं। इनमें से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये जो प्रॉब्लम है ये आराम से एड्रेस की जा सकती है अगर आप मेटफॉर्मिन को खाने के साथ लें।
उसके बावजूद भी अगर ये लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मेटफॉर्मिन का सबसे सीरियस साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम मरीजों में देखने को मिलता है। अगर इसके प्रति आप सावधान रहे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। लैक्टिक एसिडोसिस में हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें हो जाती है और मरीज काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। किन सिचुएशन में होता है? ओवरडोज की वजह से ये हो सकता है। लीवर में अगर प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीते हैं, उसमें लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। और इसी वजह से जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं उनके लिए मेटफॉर्मिन एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं और आपको डायरेटिक्स की दवाई दी हुई है और आपने बताया नहीं है डॉक्टर को, तो डायरेटिक्स की वजह से शरीर से पानी ज़्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है। और अगर आपको दस्त लगे हुए हैं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में भी अगर मेटफॉर्मिन ले ली गई है तो उसकी वजह से उसमें भी लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लंबे टाइम से अगर मेटफॉर्मिन चल रही है तो आपके डॉक्टर फॉलोअप में आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं, ताकि ये पता रहे कि आपके लीवर और किडनी दोनों दुरुस्त है, तो लैक्टिक एसिडोसिस का चांस और भी कम रहेगा। और अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हैं तो आप अपना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। बहुत ही रेयर सिचुएशन में एलर्जिक रिएक्शन भी होती है और एलर्जिक रिएक्शन में लक्षण वैसे ही होते हैं, रैश होना, इचिंग होना शुरू हो जाना, मुंह पे होठों पे सूजन आ जाना, सांस फूलना, ये सब दिक्कतें एलर्जी होने की वजह से होती है। अगर इस तरह की चीज़ हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। आपको दूसरा कोई ऐसा ट्रीटमेंट अपने आप से शुरू नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, चेक करवाना है, बताना है कि दवाई ली है और अगर ये एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको सावधानी से ठीक किया जा सकता है और आपकी दवाई बदली जा सकती है। एक साइड इफ़ेक्ट के बारे में सभी डायबिटीज़ के मरीजों को पता होना चाहिए, यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मेटफॉर्मिन के साथ अच्छी बात यह है कि मेटफॉर्मिन अगर अकेले ले रहे हैं, अकेली दवाई आप ले रहे हैं, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का चांस कम रहता है। लेकिन दूसरी दवाइयों के साथ लिया जाता है तो कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया आपको फेस करना पड़ सकता है। पहचानेंगे कैसे? अगर सडनली आपको पसीना आना शुरू हो गया है, आपको चक्कर आने शुरू हो गए हैं, डिजीनेस आना शुरू हो गया है, अचानक से आपको लग रहा है कि बहुत भूख लग रही है, हाथ पांव कांपने लग गए हैं, हाथ पांव में खुजली होना शुरू हो गई है, सुन्नपन होना शुरू हो गया है और कुछ लोगों में तो सीजर तक भी हो सकता है, दौरा भी पड़ सकता है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। तो इनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम डायबिटीज़ के हर एक मरीज़ को कहते हैं कि अपनी पॉकेट में, अपने मोबाइल में जो है एक पर्ची रखिए अपनी पॉकेट में, जिसमें आपका नाम लिखा हो, आपका डिटेल्स लिखे हो, आपका फ़ोन नंबर लिखा हो, आपका डायग्नोसिस लिखा हो और आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपनी पॉकेट में खाने की मीठी चीज़ होनी चाहिए, कोई कैंडी है, कोई चॉकलेट है या ग्लूकोज की टैबलेट्स हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। और जब आप ये किसी तरह का ये लक्षण महसूस करते हैं तो आपको तुरंत से उसे खाना है। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ रहे हैं और आपका ब्लड शुगर आपने चेक करने के बाद आपको 55 के करीब मिलता है, 55 से 70 के करीब मिलता है, तो आपको 15 ग्राम के करीब आपको शुगर खानी चाहिए। शुगर या शुगर से रिलेटेड कोई चीज़ मीठी जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाए और आप उस हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन से बाहर आ जाएं। और इसके बाद में अपने डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करना है, बताना है और ये समझना है कि कहाँ गलती हुई, क्यों हाइपोग्लाइसीमिया होता है। या तो कुछ लोग कुछ वीडियो देख के, किसी का कोई बात सुन के बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, या फिर खाना बहुत थोड़ा खाते हैं उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, या फिर अपनी शुगर की दवाई गलती से डबल खा ली या कुछ इस तरह का कि ओवरडोज होता है, तो उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले लोगों में भी, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके अंदर भी हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो जाता है। अब बात आती है कि किन किन दवाइयों को लेके आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। बीटा ब्लॉकर जैसे मेटाप्रोलोल और प्रोपेनोलोल, ये वो दवाइयाँ हैं
जिनकी वजह से अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया में जितने भी लक्षण होते हैं ये सारे के सारे लक्षणों को ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो गया है और बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे। तो इसलिए अगर आप बीपी के मरीज़ हैं और आपको अगर डायबिटीज़ का पता लगा है या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं आपको बीपी का पता लगा है, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए कि मैं मेटफॉर्मिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। डायरेटिक्स की टैबलेट्स मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। स्टीरॉयड्स की भी मेटफॉर्मिन के साथ ज़्यादा बनती नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बताइए। अब बात आती है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं, किसी तरह का स्टीरॉयड्स ले रहे हैं इनहेलर या ओरली, तो डॉक्टर से इस बारे में बताइए। सोच समझ के ये दवाई शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेटफॉर्मिन की वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन हमारे इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, तो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। और ये हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है, तो इसके सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लंबे टाइम से अगर आप मेटफॉर्मिन पे है, फॉलोअप में अपना लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाते रहिएगा और सीरम क्रिएटिनिन पे निगाहें बनाए रखिए। जितने भी आप किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, उनकी लिस्ट अपने पास बना के रखिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। जितनी भी नेचुरल हर्ब्स होती है, जितने भी नेचुरल दवाइयाँ होती है, उनसे अभी तक कोई इस तरह की रिएक्शन और उस तरह से साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। बट फिर भी अगर आप कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं डॉक्टर की बिना सलाह के, तो वो सही नहीं है। मेटफॉर्मिन के साथ में अभी पर पता नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में इन चीज़ों का पता लगे कि इनसे रिएक्शन, इनसे दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या आपको कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है जिसके में आपके अंदर डाई लगाने की ज़रूरत है, तो आपको मेटफॉर्मिन 48 घंटे पहले से ही बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक फ़ीमेल हैं और मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं, तो डॉक्टर से बात ज़रूर कीजिए। वैसे तो इसकी एब्सोल्यूट कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, बट फिर भी बेहतर अल्टरनेटिव दिए जा सकते हैं इन सिचुएशन में। जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट मिल्क में भी थोड़ा सा मेटफॉर्मिन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है, बताना, इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, ताकि आपके बच्चे को कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इन सब के अलावा भी मेटफॉर्मिन और कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो फीमेल में होती है, उनके अंदर मेटफॉर्मिन दिया जाता है। उनके अंदर इंसुलिन को काफ़ी कंट्रोल करता है। और फीमेल्स जिनमें इनफर्टिलिटी होती है PCOD की वजह से, उनमें ओवुलेशन भी अच्छे से हो जाता है और उनके प्रेग्नेंट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेटफॉर्मिन की वजह से वेट लॉस होता है, लेकिन मेटफॉर्मिन को नॉर्मल जो लोग हैं उनको वेट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन की साइड इफ़ेक्ट आप देखिए। और दूसरा, मेटफॉर्मिन छोड़ने के बाद में आपका वेट बहुत ज़्यादा स्पीड से रिगेन भी हो सकता है, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो दवाइयाँ भूल जाते हैं बीच बीच में लेना। तो पिल बॉक्स आते हैं जिसके अंदर संडे, मंडे ऐसे डेज लिखे होते हैं, आप दवाई उसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आप अपनी दवाई लेना ना भूलें। दवाई के बॉक्स को ऐसी जगह पे रखें जहाँ जो दिन में आपको वो दिखता रहे। आप कुछ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आपकी दवाई के बारे में याद करवाता रहे, ताकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, ताकि आपको लंबे टाइम के कॉन्सिक्वेंसेज ना रहे और एक रूटीन और एक हेल्दी लाइफ आप जी सकें। ये वीडियो किसी तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, बस ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए बनाया था, ताकि अगर कोई डायबिटिक मरीज़ जो मेटफॉर्मिन ले रहा है, अगर उस दवाई के बारे में उसको डिटेल से समझ आता है, पता होगा, तो वो अच्छे से अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करके रख सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक और सही नॉलेज दे सकें। थैंक यू सो मच।